नगर मधील विश्वसनीय नाव कराळे मॅथ्स अकॅडमी, गॅरंटी ऑफ एक्सलंट रिझल्ट आणि बीके फिजिक्स अकॅडमी, एक उज्ज्वल यशासाठी. लॉकडाऊन काळात खास घेऊन येत आहे 10वीतून 11वी सायन्स साठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी घर बसल्या फ्री ऑनलाईन क्लासेस. दिनांक 3 जून पासून सुरू. 11वीचा पाया भक्कम करण्याबरोबरच सुरुवातीपासून MCQ एक्झाम जसे की CET व JEE ची दर्जेदार तयारी करिता आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क 9923 222 488 9130 143 631. विजिट www.karalemaths.blogspot.in. डॉक्टर व्हायचे असो किंवा इंजिनियर, फिजिक्स आवश्यकच. म्हणून आपले स्वप्न साकार करण्यासाठी प्राध्यापक बबन कराळे सर घेऊन आले आहे बीके फिजिक्स अकॅडमी. संकल्पना व प्रश्नांचा भरपूर सराव करून घेऊन योग्य मार्गदर्शन. सो अब थोड़ा सा पार्ट 2 जो होता है हमारा, उसके कुछ मेन फॉर्मूले रिवाइज कर देते. उसके डायमेंशंस हमें लिखने, रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमें लिखना है. रेजिस्टेंस का आर आपने पढ़ा होगा बराबर, आर फिर वी याद होगा आपको. तो ये सब समझने के लिए पहले हम ये एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो कंसेप्ट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे. देखिए क्या होता है कि सपोज एक बॉडी है, उस बॉडी में एक एटम है. एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और जो राउंड घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर. सो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 5 पॉजिटिव है सपोज चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे -5 चार्ज होगा. तो उसका एडिशन अगर हमने किया तो वह एडिशन क्या होगा, 0 आएगा बराबर. तो जैसे कि आपको याद होगा, सपोज Na है, Na में टोटल यानी में 11 होते हैं ना. सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होता है, 2, 8 और 1. मतलब इसके अंदर जो है पहली शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 1 है. फिर सपोज यहाँ पे Cl है, तो Cl में 17 होते हैं, तो 17 इस तरह डिवाइड होते हैं, 2, 8 और 7 इस तरह इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं. अब देखिए इसमें प्रोटॉन 11 है, Na की बात अगर हम करेंगे तो, और इलेक्ट्रॉन भी, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है राइट. तो प्रोटॉन भी 11 है. सपोज हम Na की बात करते पहले, तो Na में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूट्रल एटम हुआ. क्या हुआ, न्यूट्रल एटम हुआ. क्लोरीन का भी उसी तरह है, अभी उसी तरह है. अब क्या हुआ, कुछ कारण के, किसी कारण Na ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन सपोज क्लोरीन को दे दिया. तो अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11. अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक जो था उसने दे दिया वो बराबर. तो इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिया. अब क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, वो 17 ही है प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का देखो क्या होता है, 2, 8 और ये 7 + 1 हो गया 8 बराबर. तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 बराबर. और सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 बराबर. सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है. सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं, 11 है. पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11. सो 11. निगेटिव चार्ज कितना है, -10 सपोज, -10 इंटू इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण हम Na को ऐसा लिखते थे, Na प्लस. तो उसको चार्ज बोलते हैं, आयंस बोलते हैं. तो उसमें चार्ज डेवलप हुआ. अब सोडियम की बात करते हैं. सोडियम में पॉजिटिव चार्ज कितना है, +17 सपोज. निगेटिव चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है ना. सो निगेटिव चार्ज कितना है, 18 इंटू ई है ही, तो वो मैंने सिंप्लिसिटी नहीं लिखा, तो -1. तो अब क्लोरीन में एक निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बनता है, चार्ज राइट. समझ में आना. तो इस तरह हर एक मतलब इस तरह. अब देखिए अगर आप न्यूट्रल एटम की बात करेंगे, न्यूट्रल, तो उसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज
सेम होती है तो एडिशन 0 आता है, राइट। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो फिर उसके ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। तो ये सब आपने पढ़ा होगा। तो चार्ज जो है, चार्ज का यूनिट होता है कूलोम। चार्ज का यूनिट है कूलोम। नाम के साइंटिस्ट ने इनके ऊपर बहुत काम किया है और इसका सिंबल कैपिटल C है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, समझ में ना, अच्छी तरह से नोट डाउन करना। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उनके ऊपर सेम चार्ज होता है। जैसे कि चार्ज के लिए सिंबल Q यूज़ करते हैं, Q। चार्ज के लिए सिंबल क्या यूज़ होता है, Q। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, बराबर। सो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही, तो सेम है वैल्यू, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गया, बराबर, तो पॉजिटिव चार्ज जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिया उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया ना उधर, बराबर। जैसे पहले पॉजिटिव चार्ज 11 थे, निगेटिव चार्ज भी 11 थे। अब एक इलेक्ट्रॉन गया, अब निगेटिव चार्ज का जो टीम है वो कम हो गई ना, उसमें तो 10 ही है। तो कौन ज़्यादा है अभी, प्रोटॉन ज़्यादा है। तो फिर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज कितना होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना। इलेक्ट्रॉन गया ना तो ज़्यादा कौन हो, बराबर, प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, इतना। 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो 2 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं अगर आपको 1 रुपये देता हूँ तो आपके पास 1 रुपये होगा। अगर मैं 5 रुपये देता हूँ तो आपके पास 5 टाइम्स वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, बराबर। तो फिर इस तरह हर एक बॉडी पे चार्ज कितना होगा। सो चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आपने शायद पढ़ा होगा, CBSE के स्टूडेंट ने तो पढ़ा ही होगा। चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q is equal to n times E. Q is equal to n times E, where n is a number of electrons. Where n is a number of electrons. तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सपोज आपने कॉम लिया, सर पे उसको रब किया, पेपर के पीसेस लिए, उनके ऊपर अगर कॉम लेके जाते हो तो वो कागज़ के टुकड़े, वो पेन या कॉम है, कंगवा है, उसको वो चिकटते हैं, बराबर। तो इस तरह इसे आपने पढ़ा होगा। तो फिर Q इज इक्वल टू n टाइम्स। अब ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, बराबर। सपोज एक छोटा सा प्रॉब्लम ले तो फिर आपको समझ में आएगा। सपोज ए बॉडी गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन टू बॉडी बी, देन फाइंड चार्ज ऑन बॉडी ए एंड बी। तो सपोज ए बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए, राइट। सो फिर ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ओके। सो ये जो पार्ट होता है ना, ये जिसको फिजिक्स सेकंड बोलते हैं, पार्ट 2 बोलते हैं। फिजिक्स सेकंड CBSE के जो स्टूडेंट्स होते हैं, CBSE के स्टूडेंट, फिजिक्स 2 में क्या आता है आपको बताया था,
इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस, करंट, लाइट, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, एटम, मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये उनके रिलेटेड जो है वो पार्ट 2 बोलते, फिजिक्स 2। और पहले में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, बराबर, फिर उसके बाद फ्लूइड, वो सब जो पढ़ाई है, साउंड, हीट, इनका जो स्टडी है वो पार्ट 1 में आता है। पार्ट 1 एक, पार्ट 1 फिजिक्स, पार्ट 2 फिजिक्स। तो फिर स्टेट बोर्ड में पार्ट 1 और पार्ट 2 11वीं में भी है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 12वीं में भी है। सीबीएसई वाले क्या करते हैं, बराबर, जैसे कि दो सपोज पिक्चर है, एक धूम पिक्चर है और एक क्रिश पिक्चर है, तो फिर धूम 1 स्टेट बोर्ड में, धूम 1 क्रिश 1, धूम 1 क्रिश 1 11वीं में। 12वीं में जाने के बाद धूम 2 क्रिश 2, ऐसा स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, पार्ट पार्ट में, बराबर, एक एक। और सीबीएसई वाले क्या बोलते हैं, जो दो धूम है ना, मतलब जो भी धूम है जितना भी है 11वीं में, क्रिश 12वीं में, ऐसे एक साथ। तो स्टेट बोर्ड में पार्ट 1 पार्ट 2 11वीं में है, पार्ट 1 पार्ट 2 12वीं में भी है, मतलब फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 उनको इस तरह पढ़ना है। और सीबीएसई वाले में सारा का सारा जितना भी पार्ट 1 है वो 11th में है, और ये ऐसे चैप्टर पूरा डिटेल स्टडी सीबीएसई वालों को 12th में है। लेकिन डायमेंशन लिखने के लिए उनकी ज़रूरत यूनिट एंड डायमेंशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं, बराबर। अभी हमारे पास टाइम ही है तो रिवीजन ले ले रहे। सो फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6। तो जो बॉडी है कितने इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज, Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन, n टाइम्स इलेक्ट्रॉन। अब n की वैल्यू कितनी है, 4। किसी भी बॉडी पे चार्ज ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल में होगा। जैसे देखिए, आपके जेब में जो पैसे है, मेरे जेब में, या किसी के भी पास जो पैसे है, हम ऐसा समझते हैं जो अमाउंट है, रुपए है, वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 12,000 मतलब 1 2 और उसके ऊपर कितने जीरो, 3 जीरो, 12,000 रुपये। इसका क्या मतलब होता है, 12,000 इंटू 1 रुपये, 3 रुपये, 3 इंटू 1 रुपये, इस तरह, राइट। ऐसा मतलब हर किसी के पास जो इंडिया में हर किसी के पास जो अमाउंट है, पैसे है, वो दे और इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़, इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़। तो उसी तरह चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6, मतलब 1.6 के मल्टीपल में वो रहेगा। अच्छी तरह से याद रखिए वो, ठीक है। तो फिर मल्टीप्लाई किया इंटू चार्ज कितना होता है, ये इतना। पहले सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं, तो फिर 6.4 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए चार्ज ऑन बॉडी ए कितना होगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्लस होगा। और चार्ज ऑन बॉडी बी ने इलेक्ट्रॉन किसने दिए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और किसने लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बी बॉडी के ऊपर -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह ये चार्ज होगा, आया समझ में। तो ये चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा भाव रहता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा महत्व है, ठीक है। अब करंट मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, अच्छी तरह से सुनना, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन, जैसे उनको बैठने के लिए एक बैठने का, उनका रहने का एक वे है एटम में, शेल। जैसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, पहले जैसे सोडियम में मैंने दिखाया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसके बाहर 8 थे, उसके बाद में 1 था। क्लोरीन में 2, 8 और 7 थे। अब हर एक एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ोगे। तो फिर सोडियम के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम को 8 बनाने के लिए और 7 चाहिए, बराबर। तो फिर सोडियम बाकी लोगों से पूछता है, मुझे कोई देगा क्या,
मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी लोग बोल रहे अरे तू तो पागल है क्या, वो एक इलेक्ट्रॉन ही दे दे और फिर खुश हो जा। तो इसी तरह जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। जैसे हमें 8 रुपए बनाने हैं, किसी के पास 1 है, 2 है, 3 है, किसी के पास 5, 6, 7 ऐसे है। तो जिनके पास 4 से कम रुपए है वो रुपए दे देंगे, और जिनके पास 4 से ज़्यादा है तो वो ले लेंगे। तो जिनके पास 4 से कम है उनको देने की टेंडेंसी होती है, तो जो भी देनी है चीज़ तो वो लूजली पकड़ेंगे ना, जो देना ही नहीं उसको टाइटली पकड़ेंगे। सो जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज मेटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, अंदर की नहीं। तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो फिर वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, उनका यूज करंट के फ्लो के लिए होता है। सो फिर इस तरह मेटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, तो उनका और एक नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो फिर वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो के लिए बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो करंट के फ्लो के लिए यूज होते हैं। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है कि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देते नहीं, वो किसी से लेते, ठीक है, इस तरह। तो फिर जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, सपोज ये मेटल की एक वायर थी, उसको मैंने जूम किया तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस तरह ये ऐसे रैंडम मोशन में रहेंगे, बराबर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं। अगर हम वायर को, ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में, अगर हम वायर की बात करेंगे तो ये ऐसे रैंडम मोशन में रहते हैं। फिर जब हम इनको बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल जोड़ा, तो अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे प्लस की तरफ निकलते आने के लिए ऐसे, बराबर। तो फिर सपोज यहाँ पे हमने कोई एरिया पकड़ा और उस एरिया से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो अगर फाइंड आउट किया 1 सेकंड में, जैसे कि कोई रोड है, उस रोड से 1 सेकंड में कितने व्हीकल जा रहे हैं। अब 1 सेकंड में काउंट करना सपोज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं 2 मिनट में कितनी गाड़ी गई वो काउंट करूँगा। सपोज 2 मिनट में 50 गाड़ी गई, बराबर, या 500 गाड़ी अगर जाती है, 600 पकड़ता हूँ, चलो सिंप्लिसिटी। 2 मिनट में कितने गए, 600, और 2 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 2 मिनट से डिवाइड करो। अब 600 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स में 120 सेकंड, सो 5 व्हीकल पर सेकंड ऐसे पास हुआ, बराबर। तो उस तरह यहाँ पे जो एरिया है उस एरिया में सपोज टी टाइम में कितना चार्ज गया, हमें क्या चाहिए, 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। अब देखो, जब हम ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो मोशन है उनका, लेकिन अगर हम ऐसे केस में अगर एरिया पकड़ते थे तो सपोज 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड में जा रहे तो 10 इस साइड में जाते थे, तो एक फ्लो नहीं था। यहाँ पे वो फ्लो है, तो फिर एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन, सो उसको कहते हैं करंट, और करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू टोटल टी टाइम में कितने गए Q, सो फिर ये हुआ Q/T, इस तरह, ठीक है। सो ये करंट का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए अच्छी तरह से। सो करंट, हमने करंट इसके पहले डिस्कस किया था। तो अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन में होते हैं। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होते हैं। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो उसको कहते हैं करंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एरिया पकड़ेंगे, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, बराबर, चार्ज फ्लोइंग
चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। सो सपोज पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर क्यू चार्ज ट्रांसफ़र होता है टी टाइम में, तो एक में कितना हुआ, टोटल कितना हुआ क्यू, कितने टाइम में, टी टाइम में। सो फिर एक टाइम में, एक मिनट में या एक सेकंड में कितना हुआ, उसको कहते हैं करंट। सो इस तरह ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना। सो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका यूनिट है एम्पियर। एम्पियर नाम के साइंटिस्ट से इसका एम्पियर नाम के साइंटिस्ट का इस यूनिट को नाम दिया है एम्पियर, राइट। और उसके लिए सिंबल होता है ए, और इसके जो डायमेंशन है, डायमेंशन, तो फिर उसके लिए a⁻1 हम इस तरह लिखेंगे, a⁻1। जैसे लेंथ के लिए क्या लिखते थे, l⁻1, तो उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे। अब चार्ज देखो, I का फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आपको अगर Q का फार्मूला चाहिए तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। तो Q के डायमेंशन अगर लिखने हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, तो फिर वो कैसे होंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये जो टॉपिक है हम बाद में और अच्छे तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यूनिट डायमेंशन लिखने के लिए इसको जस्ट एक फार्मूले की तरह समझिए। डिटेल में इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिर भी मैंने बताया आपको। तो फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अब डायमेंशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ टी। देखो चार्ज के डायमेंशन क्या होंगे, I के डायमेंशन इंटू टी के डायमेंशन, और अब I के डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन क्या होंगे, a⁻1 t⁻1। तो इस तरह ये करंट के डायमेंशन बन जाते हैं, ठीक। सो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद ये जो हमने बैटरी अप्लाई की थी, सो बैटरी का जो लेवल है, पोटेंशियल है, उसको V बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। शायद आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड में ओहम्स लॉ होगा, था कि नहीं, ओहम्स लॉ। सो और एक बात देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क अपॉन चार्ज, राइट। सो V का फॉर्मूला है W अपॉन Q। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये W मतलब क्या होता है, ये W मतलब होता है वर्क। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। लेकिन इसके डायमेंशन हमें लिखने हैं, डायमेंशन। सो V के डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायमेंशन ऑफ वोल्ट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ चार्ज, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। एक बार आपको V के डायमेंशन मालूम हो गए तो फिर आप उसका यूज़ बाकी फॉर्मूले में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह अब वर्क के डायमेंशन याद है ना, वर्क के डायमेंशन है L2 m1 t⁻², राइट। चार्ज के डायमेंशन I और T। देखिए I1 T1 यहाँ पे हमने बना ना, I भी लिखते हैं, I लिख सकते हो या A लिख सकते हो। चलो मैंने A लिखा था तो A लिखता हूँ इस तरह, A एम्पियर का A। तो फिर ये V के डायमेंशन हो जाएंगे, देखो ये L2 m1, अब A आया a⁻1, ये पहले कौन था, T था, t⁻2,
और ये t⁻1 है, ये अगर न्यूमरेटर पे गया तो -1 हो जाएगा, बराबर। सो फिर ये वैल्यू होगी t⁻3 a⁻1 इस तरह। तो इस तरह ये वोल्टेज के डायमेंशन है फी के, राइट। आया समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का शायद ये फार्मूला आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हमें अभी 11th में या 12th में ये फार्मूला डिटेल डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के लिए कितना वर्क डन हुआ। तो हम Q चार्ज के लिए वर्क डन करते हैं और फिर एक के लिए चाहिए ना, तो फिर Q चार्ज से डिवाइड करो इस तरह। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लेवल डिफरेंस क्रिएट करता है, लेवल डिफरेंस। सो फिर हाँ, इसके पहले थोड़ी देर पहले जो हमने डायग्राम बनाया था इलेक्ट्रॉन वाला, उसमें मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का जो अंदर जो मूवमेंट है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है करंट का, ये लिखा ना बच्चों। सो सपोज ये वायर है, ये बैटरी है, और वायर से करंट, देखो अलग अलग क्वालिटी के अगर वायर है, हमारे पास एल्यूमिनियम की वायर है, कॉपर की वायर है, गोल्ड की वायर है, गोल्ड की नहीं है, नहीं तो 2-3 चोर हमारे घर ऐसे वायर, ऐसे बोल रहा हूँ मैं जस्ट। हाँ, तो फिर वो जो वायर है, अलग अलग मेटल की अगर वायर है, तो उस वायर से अलग अलग करंट फ्लो होगा ना, तो फिर मतलब वो वायर का अपोजिशन अलग अलग होगा, तो उसको रेजिस्टेंस इस तरह दिखाती है, ऐसा। ये भी आपने पढ़ा होगा, ये इस तरह, ठीक है। सो ये पॉजिटिव, जो बड़ा है उसको पॉजिटिव टर्मिनल हम बोलते हैं, जो छोटा है उसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। और जो करंट का जो फ्लो है, वो करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। और ये जो अपोजिशन है, अपोजिशन जैसे स्पीड ब्रेकर की तरह, बराबर, तो उस अपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस। करंट अगर कम करना है, करंट का जो फ्लो है वो फ्लो अगर कम करना है, तो सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टर। और रेजिस्टर जो प्रॉपर्टी देता है, बराबर, रेजिस्टर जो अपोजिशन देता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। सो अब हमने V के डायमेंशन फाइंड आउट किए, V जो है उसके डायमेंशन हमने फाइंड आउट किए, बराबर, ये V के डायमेंशन है। अब मुझे अगर रेजिस्टेंस R के डायमेंशन अगर चाहिए, तो फिर बाय ओहम्स लॉ, याद है ना, ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या है, I इंटू आर। और इससे अगर मैं लिखता हूँ R इज इक्वल टू V बाई आई, तो फिर R इज इक्वल टू V बाई आई, तो फिर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वोल्ट अपॉन डायमेंशन ऑफ करंट। तो वोल्टेज के डायमेंशन क्या आए थे, ठीक है, L2 M1 t⁻³ a⁻⁻1, और करंट के डायमेंशन क्या है, a⁻1। तो वो अगर न्यूमरेटर में आता है तो इसके रजिस्टर के डायमेंशन बनेंगे R इज इक्वल टू, ये हुआ L2 M1 t⁻³ a⁻2 इस तरह। तो ये रेजिस्टेंस के डायमेंशन बन गए, ठीक है। सो इस तरह अब ये बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो डायमेंशंस थे वो मैंने, या जो ज़रूरी जो क्वांटिटी थे उनके डायमेंशंस मैंने बताए। और एक होता है कि सपोज़ कोई मैग्नेटिक फील्ड का होता है, वो फार्मूला आपको बताता हूँ। और वैसे बहुत सारे हैं, ये जो हमारे 10-12 लेक्चर हमने लिए हैं, इसमें ये ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी है, धीरे धीरे एक एक क्वांटिटी सामने आएगी। फिर उसका यूनिट हम लिखेंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन को फैमिलियर कराने के लिए मैंने ये सब आपको अभी बताया, बराबर। बाद में धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा, समझ में ना। जैसे आपके मम्मी पापा आपको रास्ता दिखाते, ये रोड है, इससे ऐसे जाना है, चौक है, बराबर, स्पीड ब्रेकर है। फिर आप उन रोड के साथ फैमिलियर हो जाते हो, और फिर उसके बाद आपको जहाँ पे भी अगर घूमना है आप घूम सकते हो, ऐसा एक वे होता है ना। तो इस तरह एक बेसिक हमने फिजिक्स में क्या है ये हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर किस तरह पढ़ना है, क्वांटिटी क्या होता है,
डायमेंशन क्या होते हैं, यूनिट क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो और मैग्नेट के कुछ फॉर्मूलेज बाकी है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।